सारा समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज विद सलमान। हम आगे बढ़े, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रणब मुखर्जी का खुला पिटारा, इनकम टैक्स पर सरचार्ज खत्म, आयकर सीमा में भी 10,000 का इजाफा। बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य पर खास ध्यान, रेल बजट में भी इजाफा, कॉमनवेल्थ खेलों के लिए खुला खजाना। वित्त मंत्री के पिटारे से मुंबईकरों को खास तोहफा, जल निकासी के लिए 500 करोड़ की खास राशि आवंटित। और 11वीं में 90-10 प्रवेश अनुपात पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, फैसले में कहा मेरिट से होगा 11वीं में दाखिला। और आज का दिन यूपीए सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा, खासकर पूरे देशवासियों की नजर जिस चीज पर नजर लगी हुई थी वो आज बजट पेश कर दिया गया। प्रणब मुखर्जी ने आज बजट पेश किया। बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बजट कैसा रहा, देश के लिए कैसा रहा, पूरे जिन्होंने इससे उम्मीदें लगा रखी थी उनके लिए कैसा रहा, मुंबई के लिए खासकर कैसा रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिलहाल 3 लोग मौजूद हैं, एक चौथे अतिथि का हमें इंतजार है। हमारे साथ हैं मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक और समाजसेवी अशोक पंडित जी हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ओनाली जी हैं जो बाजार के विशेषज्ञ हैं, खासकर शेयर वगैरह पर, और चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मार्केट पर नजर रखने वाले संजय बंसल जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। 3 अलग अलग क्षेत्र की 3 हस्तियां हमारे साथ चर्चा करेंगी आज के बजट को लेकर। आज के बजट को पेश करने के साथ साथ कुल मिलाकर अगर चर्चा की जाए, आज अशोक पंडित जी आपसे शुरू करते हैं कि पहली प्रतिक्रिया क्या रही बजट को लेकर आपकी? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ये बजट एक बहुत बड़ा लानत है, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री और हमारी सरकार को अपने पूरे बजट में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जिक्र करना भी जो है वो ठीक नहीं लगा। अरबों रुपए का टैक्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देती है। फायदे क्या दे सकते हैं आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, क्या टैक्सेस पर रिलीफ दे सकते हैं, क्या फैसिलिटी दे सकते हैं, वो तो बहुत दूर की बात रही। लेकिन इतने सारे लाइन आपने जिक्र किया, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज के बारे में बात की आपने, मैन्युफैक्चरर्स की बात की आपने, तमाम चीजों का जिक्र आपने किया। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी कंट्री के हर हिस्से में, उस इंडस्ट्री का आपने जिक्र ही नहीं किया। इस पर हम आपके पास आएंगे जी, क्योंकि इंडस्ट्री पर जब बात होती है आपकी इंडस्ट्री पर, और हम अपने साथियों से भी बात करेंगे, जब चुनाव में जाना होता है तो सबसे ज्यादा जिस चीज को याद किया जाता है वो होती है आपकी इंडस्ट्री। बिल्कुल, वो सारी पार्टियां और उस इंडस्ट्री के लिए क्या किया, उस पर खैर आपके चेहरे से और बातों से ही लग रहा है बड़ी नाराजगी है। बिल्कुल, वो क्या क्या चीज हो सकती थी जो की जा सकती थी और वो क्या चीजें हैं जो नहीं की गई, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि आज प्रणब मुखर्जी ने क्या कहा, पहले हम आपको दिखा लेते हैं और फिर अपने अतिथियों के साथ चर्चा जारी रखते हैं। Recognizes the challenges that this task entails, particularly at a time when the world is still struggling with an unprecedented financial crisis and an economic slowdown. The income tax return forms should be simple and user-friendly. I have asked the department to work on several 2 forms for early introduction. We need a tax system which generates revenues on a sustained basis without use of coercive tax collection methods at the end of each year to meet targets. It is my intention to make a modest start in this direction in the current year and ensure that the process is completed in the next 4 years. और हम चर्चा करें इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ चौथे अतिथि के रूप में विश्वास उत्तगी जी भी मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खासकर बैंकिंग क्षेत्र में उसके बारे में एक्सपर्ट माने जाते हैं विश्वास उत्तगी जी। हम बात कर रहे थे संजय जी, इंडस्ट्री पर, फिल्म इंडस्ट्री पर आए उससे पहले जो हम पहली बातें कर रहे हैं कि बजट कैसा रहा और आपके नजरिए से देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो उम्मीदों का पहाड़ बन गया था इस बजट के पहले, बल्कि मेरा मानना तो यह है कि उम्मीदों का पहाड़ भी शायद कहीं ना कहीं मीडिया ने ही बनाया था, उससे अगर हम तुलना करें तो शायद उम्मीदों से कम है। पर कुल मिला के मेरे हिसाब से ये एक मिला जुला बजट है जिसमें
आम आदमी को भी कुछ मिला है, धनाढ्य वर्ग को भी कुछ मिला है। कॉरपोरेट जगत को मैं मान सकता हूं कि थोड़ी जब ऐसे में सरकार बनाई हो और सरकार बनने के बाद पहला बजट पेश किया जा रहा हो, तो यह निश्चित था कि बहुत से लोगों की उम्मीदें इससे लगी रही इसमें एक हम जी एक खास बात यह है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी छूट की, किसी भी लाभ की हम अगर आशा करते हैं बजट से, उससे पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमारे देश का जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल घाटा है, वो किस ओर जा रहा है। तो हर वित्त मंत्री का पहला प्रयास यही रहना चाहिए कि जहां तक हो सके, जितनी जल्दी हो सके, उस फिस्कल डेफिसिट को पूरा किया जाए। जब तक उसको पूरा नहीं किया जाता तब तक किसी भी क्षेत्र को कोई छूट देने का, कोई लाभ देने का इसमें औचित्य बनता नहीं है। तो वो जो करना चाहिए उस पर उतना किया कि नहीं, इस पर हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम लौटते हैं और अपने अतिथियों से चर्चा के दौर को जारी रखेंगे। कहीं जाइएगा नहीं। न्यूज एंड व्यूज विद सलमान में हम अभी गए और फौरन लौटे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आम बजट की, जिसे आज प्रणब मुखर्जी ने पेश किया। हम आगे बढ़े। हमारे साथ जिन 4 अतिथियों को चर्चा करनी है, उसके साथ अशोक पंडित जी ने जो पहली बात कही कि वो अपनी इंडस्ट्री को लेकर, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर काफी मायूस नजर आए कि उस इंडस्ट्री के लिए इस बजट, आम बजट में कोई खास प्रावधान नहीं रखा गया है। दूसरी तरफ संजय बंसल जी का यह मानना है कि इस देश की अर्थव्यवस्था को ख्याल में रखते हुए जिस तरह से बजट पेश किया जाना चाहिए था, मिली जुली उनकी प्रतिक्रिया है। उनसे बात करेंगे, ओनाली जी से बात करेंगे और हम विश्वास जी के पास आए। इससे पहले आपको दिखा दें कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। एक अर्थशास्त्री जिन्होंने राजीव गांधी जी के जमाने में बजट पेश किया था, उनके प्रधानमंत्रित्व के काल में प्रणब मुखर्जी का ये बजट उनके नजर में कैसा रहा, इस पर बात कर लेते हैं और फिर लौटते हैं अपने अतिथियों के पास। फाइनेंस मिनिस्टर has done a commendable job in reconciling the short-term requirements of our economy to provide a stimulus to the growth process and simultaneously to ensure that we recapture the rhythm of the accelerated growth process despite the recessionary tendencies in the world economy. He has therefore chosen a strategy to concentrate on increasing investments in the infrastructure sector, both in the public sector and in the private sector through the PPP route. Simultaneously, he has taken care that we spend a lot more money in putting in place social safety nets, in increasing our investment and outlays in rural development, in agriculture, in healthcare services, in urban renewal mission. Overall, the strategy of the budget is to ensure that our economy recaptures the rhythm of the accelerated growth process. Simultaneously, it seeks to honor in large measure the commitment that we have made to our people to work steadfastly for the well-being of our market. प्रणब मुखर्जी द्वारा पेश किए गए बजट से गदगद हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और बहुत ही ऐतिहासिक बजट बताते हुए इस बजट की खूबियां बयान करते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। हम बात कर रहे थे आप अतिथियों के साथ, आपने देखा पूंजी बाजार में अभी हम धीरे धीरे जाते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अगर जो पहली प्रतिक्रिया आपको देनी हो कि बजट क्या रहा? बजट में आज जो सबसे बड़ी हेडलाइंस बन पाई वो था कि फिस्कल हेल्थ इंडिया की इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए फिस्कल डेफिसिट 6.8% है। मैं व्यूअर्स के लिए एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि जो लाइट में फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात की जा रही है वो गलत है। लास्ट टू लास्ट ईयर फिस्कल डेफिसिट 2.7% थी,
लास्ट ईयर 6.2% थी और नेक्स्ट ईयर के लिए जो टारगेट रखा गया है वो 6.8% है। लेकिन अगर आपने फाइनेंस मिनिस्टर को ठीक से सुना हो तो उन्होंने कहा था कि ये बजट में वो थोड़े कॉशियस है और ग्लोबल मार्केट्स को देखना चाहेंगे, उसके बाद कुछ नई चीजें लाना चाहेंगे। अब ये जो कॉशियसनेस वहां उनको आ रहा है वो स्वाभाविक है। और जो फिस्कल हेल्थ के पर जो आज हवा बना हुआ है मीडिया में कि 6.8% हो जाएगा, अच्छी बात नहीं है। और अब मार्केट आज 8% उसकी गिर गया, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की सेलिंग मार्केट में आई थी। ये मेरे हिसाब से कहीं अनरियलिस्टिक है, क्योंकि अगर हम यूएस की मार्केट देखें तो यूएस का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 11% है, ठीक है। और वहीं जहां जिसको डेवलप्ड नेशन कहते हैं यूके, उसकी फिस्कल हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, 16% फिस्कल डेफिसिट है। तो इंडिया की जो 6.8 के हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं बहुत कम है। वी आर मच हेल्दी देन ग्लोबल कंट्रीज। तो ये जो कंपैरिजन किया जा रहा है फिस्कल से रिलेटेड बिल्कुल गलत है। यहां कहीं उम्मीद टूटी है। कहां ये जा रहा था कि शायद फिस्कल डेफिसिट अगर 9% तक भी ले जाते तो स्पेंडिंग बढ़ती तो उससे क्या होता, विकास बढ़ता हर आदमी तक। ये जा रहा था कि शायद फिस्कल डेफिसिट अगर 9% तक भी ले जाते तो स्पेंडिंग बढ़ती तो उससे क्या होता, विकास बढ़ता हर आदमी तक, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती। आज लेकिन बजट पेश करने के साथ में मार्केट गिरने की जो खास कारण इसे किस रूप में लिया जाए? क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उस सर्वे में 4-5 चीजें इतनी हाईलाइट की गई थी, ठीक है, जैसे एफडीआई इन इंश्योरेंस, मल्टी रिटेल, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी उम्मीदें बन गई थी। उस रिलेटेड चीजें कोई भी बजट में उसके बारे में नहीं आ पाया, ठीक है। इसलिए काफी डिसअपॉइंटमेंट रहा और मार्केट इसलिए आज 1000 पॉइंट नीचे बन रहा है। जी विश्वास जी, किस तरह से लेते हैं आप इसे, अगर बैंकिंग सेक्टर के नजर में देखा जाए तो? इस बजट में बैंकिंग सेक्टर के बारे में फिर से एक बार यूपीए गवर्नमेंट 1 ने जो कहा था वो यूपीए गवर्नमेंट 2 ने भी कहा है। वो ये है कि केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ओनरशिप है पब्लिक सेक्टर बैंकों में 51% रहेगी। ये एक तरह से एक अच्छा आश्वासन है, लेकिन सवाल यह है कि अभी सरकार की जो स्टेक है इक्विटी कैपिटल में, उसको तो 51% से और भी बढ़ा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पूरे विश्व भर में बैंकिंग व्यवस्था में संकट आ चुका है तो भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पिछले 40 साल में जो राष्ट्रीयकरण हुआ है उसके बलबूते पर ही वो टिका हुआ है। और इंडियन इकोनॉमी आज जिसमें मंदी का असर कम दिखाई दे रहा है, उसकी वजह यह है कि बैंकिंग व्यवस्था एक साउंड है, वो जिसे कहते हैं इंसुलेटेड है। तो यहां पे एक ऐसा धोरण लेना जरूरी था। अगर सिटी बैंक को बचाने के लिए या वहां की बीमा कंपनियों को बचाने के लिए वहां के ओबामा और जॉर्ज बुश भी अपना स्टेक 77% तक लेके जाते हैं, तो अपनी खुद की सरकार यहां पे उनकी ओनरशिप जो है वो इसको और भी बढ़ाना जरूरी क्यों नहीं समझा? इनफैक्ट वो जरूरी होना था, क्योंकि इंडियन बैंकिंग सिस्टम और भी एक्सपांड हो सकती है। एक्सपांड होने के लिए भारत जैसा एक बहुत बड़ा विशाल मार्केट है जो कॉन्टिनेंटल नेशन जैसा है, तो यहां पे अपना ही बैंकिंग क्षेत्र फले फूले, ये देश के हित में होगा, देश की अर्थव्यवस्था के हित में होगा। तो चाहिए था सरकार को कि केवल 51% ना तो और भी उसका स्टेक बढ़ाए। और सवाल आएगा कि कैपिटल कहां से लाए, तो एक तो ज्यादा अच्छा मुनाफे से आ सकता है, अच्छी एसेट क्वालिटी से आ सकता है, एफिशिएंसी आ सकता है। तो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग जो है वो एफिशिएंटली काम कर रही है, तो और भी सरकार ने यहां पे अपना स्टेक बढ़ाकर निजीकरण की जो नीति पिछले 15 सालों से चलती आ रही है उसको दुनिया भर में वैसे धक्का लग चुका है। यहां पर भी आईसीआईसीआई बैंक और अन्य निजी सेक्टर के बैंकों को धक्का लग चुका है। तो यहां पे चाहिए था कि पब्लिक सेक्टर बैंकों का ओनरशिप का स्टेक और भी बढ़ाए और उसका एक्सपांशन करे, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को जो इम्बैलेंस ईस्टर्न इंडिया में है उसको दूर करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक ही काम आ सकते हैं। तो ये जरूरी था, जिससे नौकरी भी पैदा हो सकती है। आजकल अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट भी बहुत है, तो अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में नए जो नौजवान है पढ़े लिखे उनको नौकरी मिल सकती है। आज टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड पब्लिक सेक्टर बैंक भी है, तो गांव खेड़े तक ये पब्लिक सेक्टर बैंकों का एक्सपांशन होना करना बहुत जरूरी है। और जहां तक सरकार ने कहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, सही सवाल है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब हुआ 40 साल पहले, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बजाय उस वक्त कानून में ये लिखा था, नेशनलाइजेशन के ऑब्जेक्टिव ये रहेंगे कि जिसको क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है उसको क्रेडिट वर्दीनेस दिलाना। तो मतलब आम लोगों तक पहुंचना। तो अब आम लोगों तक पहुंचने के लिए सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंकों का एक्सपेंशन क्यों नहीं इस बजट में डिक्लेयर किया, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात, कैसे लोगों के हाथ में पैसा पहुंच सकता है, इसके बारे में एक ठोस योजना
देने की जरूरत है, क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूं कि 18% फार्म लोन्स, फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर क्रेडिट हम इस पर आते हैं, नहीं हो रहा है। हम इस पर आते हैं आपके पास, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं और अपने अतिथियों से चर्चा जारी रखेंगे। चर्चा हम कर रहे हैं आम बजट की, प्रणब मुखर्जी के द्वारा पेश किए गए बजट पर आम जनों को क्या फायदा हो सकता है, देश किस दिशा में जा सकता है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, और जो उम्मीदें जनता ने लगा रखी थी उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा ये बजट, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं, न्यूज एंड व्यूज विद सलमान में हम लौटते हैं फौरन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आम बजट की। आम बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है हमारे अतिथियों की तरफ से और पूरे देश से भी। खासकर हम बात करें अगर अशोक पंडित जी की, अशोक पंडित जी एक विषय पर बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, खासकर अशोक पंडित जी जब हम चर्चा कर रहे थे इस पे एक सवाल हमने ये उठाया कि जब फिल्म इंडस्ट्री की बात आती है, फिल्म इंडस्ट्री इलेक्शन के पहले और जस्ट जब आप उसमें जा रहे होते हैं चुनाव में, तब फिल्म इंडस्ट्री सबसे प्यारी इंडस्ट्री होती है। एक दूसरी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है जहां से पैसे आ सकते हैं, चंदे आ सकते हैं। चंदे को लेकर भी कुछ आया है कि पार्टियों को जो वो 100% छूट वाला कुछ है, उस पर हम आते हैं। नेताओं ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बंदरों की तरह इस्तेमाल किया है कि आपने खेल तमाशा दिखाया, पैसे आ गए, उसके बाद आप घर जाके बैठिए और अपना काम करिए। इन्होंने जो आम आदमी की बात करी और ये भी कह रहे हैं आम आदमी की बात, बजट का प्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में एक सपना दिखाने वाली बात हो गई है जी। 26 जुलाई जब हुआ था तो कहा गया था कि इतने करोड़ रुपए जो है हमने मुंबई को दिए हैं। करोड़ रुपए दिए, वो गए कहां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, जो बजट प्रेजेंट करता है तो वो हमको हरी घासें दिखाता है, हमको हरियाली दिखाता है। हमको ऐसा लग रहा है कि अगले 5 साल जो है हम कमाल होने वाला हमारे देश में, और हम सोने की चिड़िया देखने वाले हैं और दूध की नदियां बहने वाली और कमाल कमाल की चीज होने वाली है। हालात वही है, वही के वही है, वही सड़कें हैं, वही पानी है, वही गोबर है, वही गंद है, सब कुछ वही है। एक आम आदमी से आप पूछे जाके कि आपको ये बजट जो आज प्रेजेंट किया है उसका कोई माने है क्या, वो आपको बोलेगा हमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि सब्जी के भाव बढ़ते जा रहे हैं। मुझे रोजमर्रे की जिंदगी के लिए क्या चीजें, क्या बेनिफिट आप दे रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी बजट के बाद किसी का फायदा नहीं हुआ। इन्होंने पिछले बजट में भी कहा था किसानों के बारे में, जैसे इन्होंने कहा आज भी किसान सुसाइड कर रहे हैं। आपने आज अनाउंस किया है 500 करोड़ रुपए मुंबई में देने के लिए, मुंबई के फ्लड एरियाज के लिए, जो फ्लड की रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। 500 करोड़ रुपए कहां जाने वाले हैं, वो इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाले, आने वाले, या मेरे घर में या मेरी सड़क बनने वाले, या मेरे घर में साफ पानी आने वाला है, या कि जो बिजली के भाव, जो कि एक आदमी जिसकी तनख्वाह 3000 रुपए है सलमान, वो 5000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल भरता है, वो खाएगा क्या, वो पिएगा क्या। तो बड़े बड़े बजट प्रेजेंट करने से एक आम आदमी को कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन उसे ये सच्ची बात है। बजट पेश करना भी जरूरी है। नहीं, बजट पेश करो, लेकिन आप प्रैक्टिकल लेवल पे आप कितना एक आम आदमी तक पहुंचते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झुंझुना ज्यादा होता है। धीरे धीरे एक आम आदमी का ट्रस्ट ये पूरी नौटंकी पे उठता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जाइए सड़क पे, लोगों से पूछिए कौन सा बजट, क्या बजट, हमको समझ नहीं आता। क्योंकि मुझे मालूम है कि रेलवे के नाम पे अरबों रुपए दिए इन्होंने, ट्रेन की हालात वही है, लोकल ट्रेन की हालत वही है, हम ट्रेन में घुस नहीं सकते, बर्बादी है लोकल ट्रेन की, स्टेशन की हालत देखिए। आप हमारी फिल्म, आप अगर हमारी इंडस्ट्री पे आते हो, एक ढंग का सेट स्टूडियो हमारे पास नहीं है, किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है। एक प्रोडक्ट की बात अगर आप करते हैं, सपोज एक साबुन मैन्युफैक्चरर है, साबुन मैन्युफैक्चरर जो है जब साबुन बना लेता है उसके बाद टैक्स देता है। मैं जो फिल्म बनाता हूं, मेरा प्रोडक्ट एक फिल्म है, मैं जब फिल्म बनाने के एक प्रोडक्ट पे मैं कम से कम 25 बार टैक्स देता हूं। मैं रास्ता खरीदता हूं, मैं टैक्स देता हूं, मैं इक्विपमेंट लेता हूं, मैं टैक्स देता हूं, मैं एक्टर को साइन करता हूं, मैं टैक्स देता हूं, मैं प्रिंट बनाता हूं, मैं टैक्स देता हूं, मैं जब रिलीज करता हूं मैं टैक्स देता हूं। एक प्रोडक्ट पे मैं कम से कम 25 बार टैक्स देता हूं, उसका कोई जवाब ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली हैज बीन ट्रीटेड लाइक अ स्टेप ब्रदर बाय दिस पॉलिटिशियंस ऑफ द कंट्री। तो करते क्या है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, अक्सर सभी पार्टियां कहीं न कहीं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, उनसे प्रचार करवाती हैं। अधिकांश प्रचार करते हैं, उसमें से कुछ प्रतिशत
चुनकर भी आते हैं, जब उन्हें टिकट दिया जाता है चुनकर भी आते हैं। बहुत कम होता है कि फिल्म इंडस्ट्री का कोई सितारा चुनाव हारता हो। उसके बावजूद अगर सलमान चुन के आने के बाद क्या होता है जी, सुनील दत्त साहब जीते थे, इंडस्ट्री के आदमी थे, उनको बना दिया उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर। शत्रुघ्न सिन्हा इंडस्ट्री के आदमी थे, जब इलेक्शन जीते उनको बना दिया उन्होंने शिपिंग मिनिस्टर, उनको बना दिया हेल्थ मिनिस्टर। तो ये जो अपैथी है ऑफ द पॉलिटिशियंस, क्योंकि अगर इनको अंबिका सोनी को आपने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बना दिया, ठीक है, आपका इंडस्ट्री के लोगों का कोई आदमी, आपके प्रिया दत्त को बना देते आप इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर, जिसका इंडस्ट्री से कुछ लेना देना है, जिसका, लेकिन वो चलेगा नहीं, क्योंकि प्रिया दत्त जो है वो हार्डकोर इंडस्ट्री की फैमिली की लड़की है। वो देते तो बिकॉज शी आइडेंटिफाइज विद द फिल्म इंडस्ट्री। जब दत्त साहब को नहीं दिया तो प्रिया दत्त को क्यों देंगे? तो इंडस्ट्री से आप मिनिस्टर बना लेते हो और उसके बाद उनको बनाते हो वो पोर्टफोलियो जिनका उसको लेने देना कोई नहीं है। उन्होंने कभी क्रिकेट का बैट नहीं देखा होगा। ये एक अजीब सी स्थिति हो जाती है फिल्मी कलाकारों के लिए कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार, एक तो पहले अधिकांश लोगों का इस्तेमाल होता है चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, वो किसी भी पार्टी के लोग हो, कोई भी पार्टी हो, अपने प्रचार के लिए, अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए बहुत ही फिल्मी सितारों को इस्तेमाल करती है। कुछ एक चलन चला फिल्मी अदाकारों को कहीं से भी इनकार नहीं किया जा सकता, उनकी लोकप्रियता को भुनाने के भी प्रयास होता है, उन्हें चुनावी टिकट भी दिया जाता है, उनकी सामाजिक सेवाओं से भी किसी को इनकार नहीं होता। लेकिन जीत कर जाने के बाद अशोक पंडित जी का आरोप, इसे आरोप कहें या बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि जिस इंडस्ट्री से वो चुनकर जाते हैं, जिस इंडस्ट्री को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उस इंडस्ट्री की जिम्मेदारी उन पर न देकर और अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। ये अपने आप में एक थोड़ा सा बड़ा ही अलग किस्म का रोल निभाती हैं केंद्र सरकारें। हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, हमारे अतिथियों के पास लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। न्यूज एंड व्यूज विद सलमान का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम आगे बढ़े, चर्चा करें, इससे पहले आपको दिखा लेते हैं अब तक की सुर्खियां। प्रणब मुखर्जी का खुला पिटारा, इनकम टैक्स पर सरचार्ज खत्म, आयकर सीमा में भी 10,000 का इजाफा। बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य पर खास ध्यान, रेल बजट में भी इजाफा, कॉमनवेल्थ खेलों के लिए खुला खजाना। वित्त मंत्री के पिटारे से मुंबईकरों को खास तोहफा, जल निकासी के लिए 500 करोड़ की खास राशि आवंटित। वित्त मंत्री के पिटारे से मुंबईकरों को खास तोहफा, जल निकासी के लिए 500 करोड़ की खास राशि आवंटित। और 11वीं में 90-10 प्रवेश अनुपात पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, फैसले में कहा मेरिट से होगा 11वीं में दाखिला। और चर्चा इस बात पर कि कैसा रहा बजट को लेकर काफी खासे नाराज हैं अशोक पंडित जी, और इस नाराजगी के अपने अपने तर्क भी उनके पास हैं। उस तर्क के आधार पर अगर देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री की सचमुच में कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है। आम जनता को लेकर बैंकिंग के क्षेत्र की बात अगर की जाए तो विश्वास जी ने कुछ अपनी तरफ से कुछ बातें रखी हैं। अनिल, अगर हम बात करें, हम आते हैं अशोक पंडित जी के पास में, काफी गुस्सा भरा हुआ है और वो सिर्फ अपनी इंडस्ट्री की नहीं, आम जनता की भी बात कर रहे हैं और युवा वर्ग काफी नाराज रहा है। मार्केट नीचे आने की बात जहां तक बात है, उसके जब अर्थमंत्री बजट पेश कर रहे होते हैं, अमूमन देखा जाता है कि मार्केट हाई होती है, पर वो जो उम्मीदों का पहाड़ वाली बात है, संजय बंसल ने कहा, वो उम्मीदों का पहाड़, बल्कि पहाड़ से भी ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी लोगों ने। जायज है मेरी बात। आप एबल आदमी से ही उम्मीद रखते हैं जी, निकम्मे आदमी से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। तो अगर पहाड़ बना है तो सही लोगों के लिए बना है, ठीक है। अब इसमें रीडिंग बिटवीन द लाइंस होती है कि उनको 5 साल का टर्म दिया है, ये लास्ट बजट नहीं है, तो हमको इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट। और अगर एक इंडस्ट्री के लिए, मैं सहमत हूं पंडित साहब के व्यूज से, लेकिन अगर एक इंडस्ट्री को की तरफ अनदेखी गई है तो सिर्फ ये अकेली इंडस्ट्री नहीं है, काफी और इंडस्ट्रीज भी हैं, जैसे एक्सपोर्ट रिलेटेड जितनी भी है, टेक्सटाइल है जो काफी ब्लीडिंग है, काफी नुकसान चल रहे हैं, उन सेक्टर्स में भी कुछ नहीं आ पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं आएगा। एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है जिसे कहते हैं कि जब आपके 32 दांत इंटैक्ट होते हैं और उसमें एक मिसिंग हो जाए, ठीक है, तो आपकी जबान हमेशा जो मिसिंग होती है उसकी तरफ जाती है, ठीक है। लेकिन ये नहीं सोचता कि 31 इंटैक्ट है।
तो जो अच्छा है पार्ट में उसकी तरफ थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, ये बजट वो क्या अच्छा है जो जनता के बीच में लगेगा कि शायद ये बहुत अच्छी चीज। देखिए, कोई भी टैक्स बढ़ाए नहीं गए। सर्विस टैक्स इन्होंने स्टिमुलस पैकेज जब आया था तब सर्विस टैक्स कम किए थे, 12 से 10% किए थे, वो उन्होंने बढ़ाए नहीं इस बार। एक्साइज में जितने भी डिडक्शन दिए थे वो मेंटेन रखे, तो उन्हें कहीं पे भी टैक्स बढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो ये आम आदमी के लिए फायदा है, बिजनेस के लिए फायदा है, तो ये पार्ट हमको भूलना नहीं चाहिए। ये हमको सिर्फ थोड़े टाइम पहले, और हम वी आर इन अ रिसेशन फेज, अगर अपने रेवेन्यू नहीं बढ़ता है, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर भी नहीं बढ़ सकता है। तो रेवेन्यू कम होने के बावजूद भी उन्होंने टैक्स रेट नहीं बढ़ाया है, सिर्फ मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स उन्होंने बढ़ाया है। अगर थोड़ा सा अगर लोगों ने होमवर्क किया हो तो उनको डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स शायद बढ़ सकता है, क्योंकि राजीव गांधी जब आए थे सत्ता में तब फर्स्ट टाइम मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लगाया गया था 10% पे। ये दूसरी बार उन्होंने दिया है, तो उन्होंने 10% से बढ़ा के से 15% कर दिया है। तो कहीं एक्सपेक्टेशन मार्केट को थी, और मार्केट बजट से पहले, रेलवे बजट से पहले 4 दिन तक एक ही लेवल पे ट्रेड कर रही थी। ठीक है, रेलवे बजट न्यूट्रल आने की वजह से 200 पॉइंट का उछाल आया। थोड़ी उम्मीदें लास्ट रेलवे बजट को इसे बंगाल में बड़ा सोचा गया संजय जी। बंगाल से दो प्रमुख नेता बंगाल के, करेक्ट, दोनों ने 2 बजट पेश किया। एक, अब आज सवाल ये चल रहा था चारों तरफ, वो मीडिया में हो, FM पर हो, आम जनता में हो, चर्चा ये था कि दीदी का बजट अच्छा था कि दादा का बजट अच्छा था। नहीं, कंपेयर करना बहुत कंपेरेबल नहीं है। इसमें कोई तुलना की नहीं जा सकती है। रेलवे बजट अपनी जगह पे है और ये आम बजट है, ये अपनी जगह पे है। जहां तक पॉजिटिव्स का सवाल है, जैसे मोनाली जी ने भी कहा, पॉजिटिव में हमें वापस से वही बात दोहराऊंगा कि टैक्स के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं है। दूसरी जो सबसे अच्छी बात है, इससे जो पूरी तरह खुल के आती है कि टैक्स की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में कुछ कदम वित्त मंत्री ने उठाए हैं। जी, जैसे छोटे जिन जो सरलता लाई जा रही है जी, उसका लाभ मिलता है या फिर उसमें से बच निकलने के भी रास्ते तलाश लिए जाते हैं? नहीं, ये जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जो छोटे व्यापारी है, जिनका जो टर्नओवर है 40 लाख से कम है, उनके लिए एक बहुत अच्छा इसमें प्रोविजन आया है, प्रावधान आया है कि वो अपनी कुल आय पे 8% की इनकम दिखा के उसमें टैक्स भर के छूट सकते हैं। उन्हें कोई किताबें लिखने की जरूरत नहीं है और शायद उन्हें किसी सीए की सहायता लेने की भी जरूरत नहीं है। तो ये एक सरलीकरण की दिशा में ही एक कदम है, जिसे हमें अच्छा मानना चाहिए। और उनके पास में, जैसे मोनाली जी ने कहा, 5 साल का समय है। अभी हमारे पास में 8 महीने बाद में हम दूसरा बजट देखने वाले हैं, ज्यादा समय नहीं है, फरवरी के अंदर ही दूसरा बजट आने वाला है। उस समय शायद जो इसकी जो कमियां है इस बजट की, जो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई है, शायद उस बजट के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। बहुत आशावादी है हमारे दोनों साथी। क्या कहना चाहेंगे उषा जी? जहां तक सवाल है कि इस बजट में बैंकिंग क्षेत्र या बीमा क्षेत्र के बारे में एक संकटमय परिस्थिति आ सकती थी, वो नहीं आई है। लेकिन आजकल ये भी देखा जा रहा है कि इलेक्शन के पहले भी पार्लियामेंट को बाईपास करा के स्टेट बैंक ऑफ में एक विलीनीकरण का प्रस्ताव आ गया। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में एक 50,000 करोड़ की बिजनेस करने वाली बैंक, उसको विदाउट टॉकिंग टू द पार्लियामेंट और एक्ट को सर्कमवेंडिंग पोजीशन में लाके उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दी है। तो ये अगर ट्रेंड है तो 27 पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंकें बड़ी है, अच्छी है, तगड़ा मुनाफा कमाती है, इनको कंसोलिडेशन के प्रोसेस में क्यों लाया जा रहा है, ये सवाल आज उठ सकता है। और फिर से मैं कह रहा हूं कि पिछले 6-7 महीनों में दुनिया भर की बैंक वित्तीय संस्थाएं टूट रही है, हमारी वित्तीय संस्था अच्छे मुनाफे दिखा रही है, बढ़ रही है, तो इनका विलीनीकरण या मर्जर प्रोसेस या एक्विजिशन प्रोसेस क्यों किया जा रहा है, ये देश के अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। तो इलेक्शन के पहले भी जो सिग्नल दिया गया, इलेक्शन के बाद पिछले हफ्ते में सिग्नल दिया गया, इस सिग्नल के बारे में भारत सरकार ने इस बजट में जरूर कुछ कहना चाहिए था, उन्होंने कहा नहीं है। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट को बाईपास करके वो एडमिनिस्ट्रेटिवली एक्शन ले सकते हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। और कहने की बात एक है और करने की बात दूसरी है। इस तरीके से ये बात चल रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर मिस्टर प्रदीप चक्रवर्ती, इन्होंने कहा है कि आज आर्थिक दुर्बल घटकों की तरफ देखने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकों का विस्तार करो। और अर्थ मंत्री ने यह कहा है कि 2 अगर बैंकों के चेयरमैन कहते हैं कि हम आपस के बोर्ड मीटिंग में एक विलीनीकरण का मर्जर का प्रस्ताव लाते हैं तो उसको मैं मंजूरी देगा। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टिंग है। तो कौन सही है और कौन गलत, ये इस देश की जनता को सामने आना चाहिए ये बात कि अर्थमंत्री झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। अगर वो मर्जर की तरफ जा रहे हैं तो जनता का घात कर रहे हैं और डिप्टी गवर्नर हमारे हिसाब से सही बात कर रहे हैं।
और इस देश की बैंकिंग व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बहुत हद तक बची हुई है, क्योंकि इसके पहले के गवर्नर सुब्बाराव जी, इसके गवर्नर रेड्डी साहब और अभी के सुब्बाराव और डिप्टी गवर्नर, ये सही रास्ते पे जा रहा है। इन्होंने रेगुलेशन की बात की, मतलब एक तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही दिशा में जा रहा है, जो नहीं वो रेगुलेशन सरकारी तंत्र, हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था को संतुलित रूप में रखना चाहते हैं। हालांकि मॉन्टेक सिंह और प्रणब कुमार मुखर्जी और चिदम्बरम जी इस देश की अर्थव्यवस्था को अमेरिका की अर्थव्यवस्था से जोड़ के शायद अपना घाटा करेंगे, ये हमारी सोच है। कोई अलग कोई, हम आते हैं आपके पास, कोई हिडन एजेंडा लग रहा है आपको? कोई हिडन एजेंडा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर एक सही रास्ते पे इस इकोनॉमी को रेगुलेट करना चाहते हैं। यहां पे एक संतुलित विकास की दिशा में मॉनेटरी पॉलिसी में दिखा रहे हैं, और देश की अर्थव्यवस्था में जो वित्त मंत्री और उनके जो आसपास के लोग हैं वो शायद अलग सोच रहे हैं। तो ये जनता के सामने सरकार में शामिल, सरकार में एक तरफ मंत्री और दूसरी तरफ गवर्नर की बात की जाए, दो अलग अलग संस्थाएं दो अलग अलग बातें कर रही हैं और शंका जाहिर कर रही हैं। इसीलिए विश्वास जी को यह शंका है कि पता नहीं कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। हालांकि उनका यह मानना है कि इस मामले में अगर फाइनेंस मिनिस्टर पर उंगली उठाई जाए तो ज्यादा उचित होगा। आप क्या सोचते हैं? आप हमें लगातार लिखते रहें, हमें मेल करते रहें, हमें SMS करते रहें। मेल करने के लिए आपको टाइप करना होगा NNV, स्पेस देकर माफ कीजिएगा NNV@sarasame.com मेल करने के लिए, और SMS करते रहने के लिए आपको टाइप करना होगा NNV स्पेस देकर अपना नाम, स्पेस देकर आप जहां से हमें देख रहे हैं वहां का नाम, और फिर स्पेस देकर अपने संदेश हमें 59090 पर भेज दीजिए। हम अपने अतिथियों के पास लौटते हैं न्यूज एंड व्यूज विद सलमान में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बजट पर। बजट पर हम आपको दिखा देंगे महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष के नेता रामदास कदम ने क्या कहा इस बजट पर, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, हम भी आपको दिखा लेते हैं और फिर लौटते हैं अपने। तो बजेट आम आदमीचा विश्वासघात करणारं बजेट आहे असं मी म्हणेन। ज्या काँग्रेसला केंद्र शासनामध्ये पुन्हा एकदा विश्वास टाकून देशातील जनतेनं निवडून दिलं, त्याच काँग्रेसने देशाच्या जनतेचा विश्वासघात केला असंही म्हणेन। आजचा अर्थसंकल्प हा दिशाहीन असणारा अर्थसंकल्प, आजचा अर्थसंकल्प हा निरर्थक असलेला, अर्थ नसलेला अर्थसंकल्प असंही म्हणेन। या अर्थसंकल्पामध्ये मुंबईला व्यायामशाळांसाठी 500 कोटी आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये जे पाणी साचतं त्यासाठी 300 कोटीची व्यवस्था केलेली आहे, म्हणजे 800 कोटी मुंबईला फक्त दिलेली आहे। वास्तविक पाहिलं तर प्रतिवर्षी मुंबईमधून 90,000 कोटी महसूल हा केंद्र शासनाकडे जातो, म्हणजे जो बजेट संबंध देशात आज सादर केला आहे त्यातला 40% बजेट हा फक्त मुंबईतून जातो, आणि मुंबईतून गेलेल्या 90,000 कोटीपैकी फक्त 800 कोटी रुपये त्या बजेटमधून मुंबईच्या विकासासाठी दिले जात आहेत। मुंबईतल्या जनतेच्या जखमेवरती मीठ चोळायचं काम या बजट के माध्यमातून झालेलं असं म्हणेन। रामदास कदम जी का कहना है कि दिशाहीन भ्रम है, ये बजट दिशाहीन है, और मुंबई को लेकर खास करके वो उनमें नाराजगी है कि मुंबई को विशेष तरीके से कुछ खास नहीं मिल पाया है। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा जी। ऐसे आफ्टर फ्लडिंग बॉम्बे में जो हुई थी, उसके बाद पहली बार 200 करोड़ रुपया ड्रेनेज प्रोजेक्ट के लिए मिला था, और उसको बढ़ाकर इस बजट में 500 करोड़ किया गया। डेफिनेटली बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट यह है कि पहली बार यूनियन बजट में बॉम्बे के लिए कुछ आया और उसका मेंशन क्लियरली हुआ, वरना तो नॉर्मली उनके स्टेट्स के बारे में ही बात होती है, बम्बई के बारे में कभी बात नहीं होती। सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग कि एटलीस्ट फर्स्ट टाइम बॉम्बे का नाम आया, बिगनिंग है, ठीक है, और हमने फ्लाईओवर भी ओपन होते देखा है, तो दो चीज बॉम्बे के लिए एटलीस्ट बेटर है। तो पूरा आउट एंड आउट नेगेटिव नहीं है मेरे हिसाब से। कुछ जो पॉजिटिव चीजें और उन्होंने की है उनके बारे में विल जस्ट ट्राई एंड कवर इट। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स उन्होंने हटा दिया है, वो कंपनियों के लिए बहुत अच्छा है। IIT और NIITs में जो मतलब जो अपनी पॉलिटेक्निक होती है, कॉलेजेस होती है, उन्होंने उनमें 450 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ अभी इन्वेस्ट करेंगे, और तो इससे अपना एजुकेशन लेवल बेहतर हो जाएगा, ठीक है।
और कॉमनवेल्थ गेम्स उनकी तरफ भी उनका फोकस बढ़ गया है। जहां लास्ट टाइम 2000 करोड़ खर्चा करने वाले थे, इस बार 3500 करोड़ खर्चा करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि टोटल आउट एंड आउट नेगेटिव है, हमारे हिसाब से आप न्यूट्रल बजट है। आप कुछ सवाल कर शर्मा जी, मैं इनसे थोड़ा बहुत जी मतलब ये भी सपने ही दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कुछ ताल्लुकात उस तरफ ज्यादा है। इन्होंने कहा 200 करोड़ से ज्यादा, इन्होंने 500 करोड़ रुपए इस बार कर दिया, तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया है शहर नहीं, जो कि मतलब मैक्सिमम टैक्सेस जो ये शहर सेंट्रल के पॉकेट में डालता है जी। 200 करोड़ भी जब दिए थे तो 200 करोड़ रुपए गए कहां, आपको पता है? हमको पता है? हमको पता नहीं है, क्योंकि हालात वैसे की वैसे ही है। एक आपने लॉलीपॉप दिखा के वर्ली सिंक रोड बना दिया और सड़कें वैसी की वैसी है। नहीं, फिर उसके बाद उस तरह की आफत नहीं आई तो शायद वो नहीं, सी लिंक रोड, एक आम आदमी को लिंक रोड नहीं चाहिए, सी लिंक रोड नहीं चाहिए। अगर मुझे 200 रुपए देने एक 70 और 50 रुपए आने जाने के लिए, तो जो आम आदमी है उसको 150 रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं आने जाने के लिए। आपने हम पे कोई एहसान नहीं किया लिंक रोड बना के। इट्स वेरी ऑनेस्ट अपील। हमको हमारी जो बेसिक सड़कें तो कम से कम सही दे दो यार। 500 करोड़ रुपए देके आपने 500 करोड़ रुपए गए का। इसीलिए मुझे लगता है कि एक व्हाइट पेपर इश्यू होना चाहिए और सिटीजन्स को इन्वॉल्व करना चाहिए कि अगर आपने 500 करोड़ रुपए दिए हैं, कौन से पैसे कहां जाते हैं, किस सड़क पे जाते हैं, किस पानी पे जाते हैं, किस बिजली पे जाते हैं, कहां जाते हैं, ये लोगों को पता होना चाहिए। पेपर पे आपने अनाउंस कर दिया 500 करोड़ रुपए देकर हम सपना देकर सो गए, वो 500 करोड़ रुपए किसके जेब में गए हमको पता नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने हमारे शहर के बारे में सोचा है, लेकिन हर बार आपने करोड़ों रुपए दिए, करोड़ों रुपए गए कहां, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। बजट जब दूसरा बजट इस वर्ष का बजट और फिर अगले वर्ष का जब बजट वही आए, कहानी रिपीट हो रही है। उस बजट के पहले श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। वही कहानी रिपीट हो रही क्या है। खर्च किया, क्या कहानी वही रिपीट हो रही है। मेरे हिसाब से पंडित साहब की शिकायत बजट के प्रावधानों से नहीं है, बल्कि उस चीज से है कि उस बजट के प्रावधानों का इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से होता है कह रहे कि कि नहीं है। बजट प्रावधान का इम्पोर्ट का फायदा क्या है? प्रावधान रखने के बाद उसका इस्तेमाल कितना हुआ? इम्प्लीमेंटेशन है वो, उसकी प्रक्रिया है वो सही होनी चाहिए, लेकिन जो बजट के अंदर जो चीज अनाउंस हो रही है उसका फायदा असल में जहां जाना चाहिए वहां मिल जाए। इम्प्लीमेंटेशन करने वाले भी वही लोग हैं ना, कोई अलग लोग तो है नहीं। तो जब अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन अनाउंस हो रही है उसका फायदा असल में जहां जाना चाहिए वहां मिल जाए। इम्प्लीमेंटेशन करने वाले भी वही लोग हैं ना, कोई अलग लोग तो है नहीं। तो जब अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, आप खाली अनाउंस कर रहे हैं, तो अनाउंसमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, कोई लेकिन meaning अगर नहीं है। प्रावधान नहीं होगा तो इम्प्लीमेंटेशन होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होगा। नहीं, प्रावधान रखने के बाद में उसके इम्प्लीमेंटेशन हाँ, ये चीज वो मानता होने हूं मैं पर उनकी उसमें बात से। कितनी कहां तक पहुंचेंगे, ये एक क्या प्रथा नहीं शुरू ये कर तो देनी ये चाहिए हो कि गया अगले कि बजट से अच्छा, पहले फिर एक श्वेत पत्र जारी किया जाए? हमने किया ये। ये तो यही हुआ कि पहले अंडा है कि पहले मुर्गी आई है। तो आपने प्रावधान दे दिया, पैसा फिर घुमा के आपने अपने जेब में डाल दिया, तो उसका तो फायदा कोई नहीं है ना। आपने खुश कर दिया कि 500 करोड़ रुपए दे दिए। प्रावधान दिखाएंगे तो जनता तभी तो थोड़ा सा आपकी तरफ आकर्षित टेम्पररी एटलीस्ट होगी, आपके पास आएगी। टेम्पररी कि भाई हमको पैसे मिले, आपने दिखा दिया एक झुंझुना। झुंझुना दिखा दिया करवाएगा। आपको कि 500 करोड़ मुंबई में दे दिए। 500 करोड़ रुपए गए कहां? जैसे ये कह रहे बंसल साहब कि 500 को एक 10 रुपए भी जी सिटीजन्स को, लोगों को, और उसका इंप्लीमेंटेशन क्या है? अगर हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, जमीनी तौर पे हमें फायदा नहीं हो रहा है, तो इस प्रावधान का हमको हमको मतलब माने नहीं लगता कोई जी। नो यूज जी, हम एक चीज और है, मुंबई की अगर बात करें, मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो झुपड़पट्टी से मुक्त करने की भी बातें होती हैं, और जिसमें सबसे बड़ा रोल अगर कहीं घर, मकान, दुकान जैसी चीजें आती हैं तो बैंक, बिना बैंक के लोग पर्सनल लोन हो या घर के लिए लोन हो, गाड़ियों के लिए लोन हो, लोन के लिए बैंकिंग क्षेत्रों में जाना पड़ता है, बैंक से ही उसका वास्ता पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस वर्ष, इस पूरे वर्ष में जो प्रावधान किए गए हैं और जो उस प्रावधान को इम्प्लीमेंटेशन की बात है, उसमें बैंक अपने आप को कहां पा रहे हैं, जो सपने दिखाए जा रहे हैं उसमें, और कितने फायदे उठा सकती है जनता इसका, और जनता को कितना बैंक दे पाएंगे? इस बजट में एक अच्छी चीज जो हुई वो रूरल हाउसिंग में उन्होंने एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से समथिंग लाइक 4,000 to 5,000 करोड़ रूरल हाउसिंग की जो रखा है वो एक अच्छी बात है। हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से पूरी इकोनॉमी में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि हाउसिंग के ऊपर करीब करीब 18 इंडस्ट्रीज से लगाव है, मतलब वो एक्टिविटी बढ़ती है, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन अर्बन हाउसिंग के सवाल पर या मेट्रो एरिया में जो हाउसिंग का सवाल है, वो मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, बम्बई शहर में जिसके पास जमीन है वही आगे बिल्डिंग खड़ा कर सकता है या सोसाइटी बना सकता है। आज जमीन कॉस्टली है, और यहां पे महाराष्ट्र सरकार ने अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट 1976 जो इंदिरा गांधी की सरकार ने बनाया था, जिसके कारण 40,000 एकड़ जमीन सरप्लस थी, उसको इसी सरकार ने उसका वो रद्द कर दिया पिछले असेंबली में, और इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। यहां से बैंकिंग भी जुड़ा, लेकिन मैं हाउसिंग के सवाल पर बात कर रहा हूं। अगर आपके हाथ में जमीन नहीं तो बम्बई शहर में यहाँ का आम आदमी, यहाँ पे पैदा हुआ
मराठी हो या अमराठी हो, जो बंबई में नहीं रह सकता, ही विल बी डिवास्टेटेड, उसको बंबई शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। आगे आने वाले दिनों में बंबई शहर बंबई वासियों का नहीं रहेगा। ये आज का MMRDA, MUTP, MUTC, ये सब सारी जो चीजें हैं, जिसके कारण बंबई का आदमी बंबई में नहीं रहेगा, उसको पालघर, डहाणू यहां तक जाना पड़ेगा। और क्योंकि उसके 5 लाख में 7 लाख में यहां पे घर नहीं बनेंगे, इसलिए ये शहर सिर्फ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर और अमीर बिल्डरों का ही रहेगा। ऐसे सारे प्रावधान पिछले 5 साल में। इस वर्ष सिर्फ रूरल हाउसिंग के लिए सरकार ने प्रावधान किया, अच्छी बात है, लेकिन अर्बन एरिया के लिए कुछ भी नहीं किया है। और ये बंबई शहर 50वां साल है संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन का, गोल्डन जुबली ईयर है, और डर यह है कि बंबई शहर महाराष्ट्र से तोड़ा जा रहा है। इसकी एक पूरी साजिश जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन में हुई है, और सारे जितने भी हजारों करोड़ रुपए आए हैं, वो एजुकेशन हो, वो इलेक्ट्रिसिटी हो या रोड्स हो या हाउसिंग हो या पानी हो, या जो कह रहे थे गिटार के 500, पिछले साल मैंने 500 करोड़ रुपए, ये सारे वो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन मिशन में आते हैं, और ये सेंटर पैसा देता है। सेंटर में वो जवाहरलाल नेहरू नेशनल पैसा कहां से आता है, ये बात नहीं की जाती। इट इज नॉट ए ट्रांसफर्ड अफेयर एज फार एज जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन कंसर्न। और यहां पे जो पूंजी लगती है उसके रिटर्न्स क्या है, पार्लियामेंट के सामने इसका व्हाइट पेपर आना बहुत जरूरी है। मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन में बहुत सारे सवाल जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन पूछे हैं, जिसका बैंकिंग से भी ताल्लुक है, लेकिन इसके जवाब पारदर्शिता नहीं है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश के बंबई शहर समेत 93 बड़े शहरों में जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन उसका टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ही कंट्रोल कर रहा है, और राज्य का प्रशासन और म्यूनिसिपैलिटी का प्रशासन वो ग्राम पंचायत बन के रह जाएगा, और अल्टीमेटली सेंटर विल बी कंट्रोलिंग 93 सिटीज। तो ये एक लोकशाही का एक बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। ये मैं एक शंका विश्वास तगी जी की ये भी है कि ये शहर अब वो शहर नहीं रह जाएगा, आम लोगों का शहर नहीं रह जाएगा, ये खास लोगों का शहर हो जाएगा, और इस शहर के नागरिक आसपास के ग्रामीण इलाकों की तरफ रुख करेंगे, जिस तरह की स्थितियां बनाई जा रही हैं। ये एक शंका है। एक शंका हमारे साथियों की ये भी है कि जिस तरह के बजट प्रावधान किए जाते हैं उनका कितना इस्तेमाल होता है, इस पर भी कोई ध्यान नहीं देता है, और अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत सारी गलतियां निकाली जा सकती हैं। चलते चलते हम अपने अतिथियों से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम इस नतीजे पर पहुंचे, जैसा कि हमेशा करीब करीब हर बजट में ही होता है, मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। कोई उसमें अच्छी चीजें तलाश लेता है अपनी, और कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं जो एक मलाल पूरे साल रह जाता है कि अगर इस बार के बजट में ये प्रावधान किया गया होता तो शायद इसमें बेहतर काम किया जा सकता था। ये सारे बजट में यही होता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की जहां तक बात करें, जैसे रामदास कदम जी विरोध कर रहे थे, अगर ये एनडीए की तरफ से आया हुआ बजट होता तो शायद यहां पर कोई विपक्ष में का नेता बैठा हुआ कोई दूसरी बात कर रहा होता। लेकिन आम जनता के हिसाब से अगर देखा जाए तो चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप, जब आम जनता की एकदम से बात आ जाए तो? इसमें एक चीज अच्छी है, वो मैं जो एनआर मतलब रोजगार हमी योजना जो है करेगा, इसमें जो प्रावधान है वो अच्छा है। 100 रुपए की मिनिमम है, नौकरियां मुहैया कराने, करीब करीब 4000 करोड़ की प्रावधान है। ये जिनको रोजगार नहीं मिलता कम से कम 100 रुपए का, लेकिन 6 महीने तक का रोजगार गारंटीड है। सो गांव खेड़े में इसका बहुत फायदा हो सकता है। इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं ने दिल लगा के इन लोगों को रोजगार देने के लिए कोशिश करने की बहुत जरूरी है, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो। ये आम आदमी अगर प्रावधान रखा गया है तो उसका लाभ भी मिले। प्रावधान नहीं, ये कानून अच्छा हुआ है। इस कानून के लिए यूपीए 1 गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। यूपीए 2 गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाने के लिए, इसमें वामपंथी आगे थे, लेकिन अब चीज आगे बढ़ रही है, बात अच्छी है। दूसरी बात, जो शिक्षा के लिए बैंक एजुकेशन लोन के बारे में जो प्रावधान है वो भी अच्छी है। यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन की बात कुछ चल रही है। इसमें रिकवरी के लिए मुश्किलें आती है, क्योंकि मैं बैंक एम्प्लॉय मुझे मालूम है और बैंकर भी हूं, तो इसमें मुश्किल है। लेकिन फिर भी देश में शिक्षा अगर सब जगह जाए
तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को सीखना चाहिए। तो इसलिए ये एजुकेशन की बात अच्छी है। इसमें हाउसिंग लोन के रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होने की जरूरत है। और मैं खास करके कहूँगा आम आदमी के लिए, मतलब आम शेतकरी जो है, फार्मर है, उसको 7% से उन्होंने 3 लाख के लोन जो लोन दिए हैं, इसके बजाय 7% भी वो काफी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो नीचे जाते जाते उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि वो थ्रू कोऑपरेटिव बैंक जाता है। इसलिए हमारी सोच है कि कमर्शियल बैंक जो है, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, इनके जरिए 4% से लोन, डायरेक्ट लोन दिए चाहिए। चलिए, आप ये सारे प्रस्ताव हमारे माध्यम से भी और अपने तरीके से भी 4% से लोन मिलना चाहिए, और बचत गठों को भी चाहिए जी। कुछ अच्छाइयां, कुछ नुक्ताचीनी के साथ साथ कुछ अच्छाइयों पर भी आपने बात की। सलमान, आपके शो के द्वारा मैं एक ही रिक्वेस्ट, एक एप्लीकेशन देना चाहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, साथ में फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत सीरियसली लें, इसके बारे में सोचें। इससे पहले कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चरमरा के नीचे गिरे, उनको खड़ा रखना बहुत जरूरी है, और उनकी मदद के बगैर ये इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर सकती। वैसे ही हालात बहुत बुरे हैं, बहुत मुश्किल से फिल्में बनती हैं, बहुत मुश्किल से प्रॉफिट कमाता है प्रोड्यूसर, और क्योंकि लाखों लोग जो हैं वो काम करते हैं इस इंडस्ट्री में। सरकारी तंत्र को सिर्फ उसका ग्लैमर नजर आता है, ग्लैमर नजर पीछे का। बिल्कुल। तो एक अपील है कि इंटेंशंस होंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह एज अ प्राइम मिनिस्टर, मुझे लगता है वन ऑफ द क्लीनेस्ट प्राइम मिनिस्टर वी हैव गॉट, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप इस तरीके से दरकिनार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नहीं कर सकते जी। उसमें आपके न्यूज चैनल्स भी हैं, वो भी एक मीडिया का ही अंग है। अगर आपकी बातें लोगों तक पहुंचाना, गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचाना वो इंडस्ट्री करती है, और आप उसके बारे में नहीं सोच रहे, तो इसका मतलब बहुत बड़ी एक व्यथा है। इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। सेकेंडली, जैसा इन्होंने भी कहा कि आपने जो भी प्रावधान किए, अगर वो कॉमन मैन तक नहीं पहुंचता, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई माने नहीं है। चलते न्यूट्रल बजट है, क्योंकि हम दोनों साइड देखते हैं, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों देखा जाता है। एक साथ सिर्फ सोशलिज्म को टारगेट करेंगे तो नहीं हो पाएगा, वो मॉडल भी चलता नहीं है। तो दोनों चीज जरूरी है। नेट न्यूट्रल बजट है, आम आदमी के लिए भी थोड़ी बहुत चीजें आई है, और कैपिटलिज्म के लिए भी, मार्केट के लिए भी चीजें करेक्ट आई है। मेरे हिसाब से एक कॉशियस स्टेप यूपीए सरकार ने पहले बजट में रखा है। जो स्ट्रांग कमिटमेंट्स आएगी वो नेक्स्ट बजट में आएगी। उसका एक सिंपल एग्जांपल मालूम पड़ता है, जिससे उन्होंने पेट्रोल के प्राइसेस बिना कोई डिस्कशन किए, बिना कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री में डिस्कशन हुए, बिना उनका ऑटोमेटिकली प्राइस हाइक आ गया। इससे सिस्टम पता लग रहा है कि इनकी डिसीजन मेकिंग पावर बेटर हो गई है, और इम्प्लीमेंटेशन भी शायद आगे आने वाले टाइम में बेटर हो जाएगा। चलिए, मैंने जैसा कहा था पिछली बार कि बहुत काफी आशावादी हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें सच हों और बेहतर हो, तो फिर शायद अगली बार अगर इसी तरह का पैनल हो तो थोड़ी सी नरमी में आए अशोक जी की भी जुबान में और विश्वास जी के भी। संजय जी, एकदम चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते मैं पहले भी कहता आया हूं कि जो टैक्स प्रोसीजर है, अभी सरकार का उद्देश्य है कि जो टैक्स प्रणाली है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग आए और टैक्स कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़े उनका। तो टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो टैक्स के प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा सरल किए जाए जी। उसकी दिशा में एक छोटा सा कदम इस बजट ने लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 4 बजट के अंदर इस पूरी प्रणाली को और ज्यादा उदार और ज्यादा सरल बनाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भरने के लिए आगे आए, टैक्स रिटर्न भरने के लिए आगे आए, और जो अंत के अंदर टैक्स कलेक्शन के रूप में सरकार को मिलेगा और वो पैसा आगे खर्च हो सकता है। ये थी चंद बातें हमारे अतिथियों की। कुछ ऐसे मुद्दे जो आम जनता से जुड़े थे, कुछ ऐसे मुद्दे जो खास लोगों से भी जुड़े रहे। लेकिन एक बजट आया है और एक प्रावधान किया गया है। बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि एक प्रावधान है और उसके इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरफ बराबर ध्यान देगी। जो प्रावधान जहां जहां जिस इंडस्ट्री के लिए किए गए हों, जिस विभाग के लिए किए गए हों, उन प्रावधानों का सही इस्तेमाल हो, तो शायद आने वाले दिनों में आज के बजट को लेकर इतनी जिस तरह की खींचतान हुई है, जो उम्मीदें लगाई गई थी, उस उम्मीदों पर अगर खरा नहीं उतरा है, तो आगामी बजट शायद इन उम्मीदों पर खरा उतर सके। आप लोग आए, आप लोगों ने अपनी बातें रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिलहाल के लिए इतना ही। न्यूज एंड व्यूज विद सलमान में दीजिए इजाजत, लेकिन इसके बाद भी देखते रहिए सारा समय मुंबई। सारा प्रणाम।